रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQs ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 पार्ट 2। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रीवियस वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और मुफीद साबित होगी। आइए हम अपने MCQs स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला MCQs है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 कंसिस्ट्स ऑफ 166 आर्टिकल्स। कानून शहादत ऑर्डर के टोटल 166 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है, विच एक्ट वाज रिपील्ड बाय कानून शहादत ऑर्डर 1984, कि कानून शहादत ऑर्डर ने किस एक्ट को रिपील किया था, किस एक्ट को मनसूख किया था। तो इसका जवाब है लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। 1872 का जो लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था वो कानून शहादत ऑर्डर की वजह से मनसूख हो गया था। आर्टिकल 2 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद, कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 2 किस चीज़ को डील करता है। तो इसका जवाब है इंटरप्रिटेशंस। QSO का जो आर्टिकल 2 है उसमें इंटरप्रिटेशंस को मेंशन किया गया है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस इज नोन एज, कोई भी चीज़, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई ना चीज़ों की हालत, स्टेटस उनका, रिलेशन ऑफ थिंग्स और चीज़ों का आपस में रिलेशन, आपस में रिलेशन या इंसानों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उनका रिलेशन, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि ऐसा कि हम जिसे हम खुद महसूस कर सकते हों अपने हवास के ज़रिए, किसी भी एक हवास के ज़रिए। तो ये भी एक ये फैक्ट कहलाता है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। अगर कुछ मखसूस चीज़ें हैं, अशिया हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, उन्हें मखसूस ऑर्डर में अगर अरेंज किया गया है और एक मखसूस जगह पर, स्पेसिफाइड प्लेस पर, तो कहते हैं कि ये भी फैक्ट कहलाता है। अंडर QSO 1984 दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। अगर कोई शख्स किसी भी मामले में एक ख़ास ओपिनियन रखता है या यह है कि उसकी कोई स्पेसिफिक इंटेंशन थी, या ये है कि वो कोई काम करता है, खा वो गुड फेथ में करता है या फ्रॉडुलेंटली करता है, या ये है कि वो मखसूस अल्फाज को एक पर्टिकुलर सेंस में अगर यूज़ करता है किसी ख़ास जगह पर ख़ास वक्त में, तो कहते हैं कि ये भी फैक्ट कहलाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बियर द मीनिंग्स एज गिवन इन। ये जो चार टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन चार ना इस्तिलाहात के मीनिंग्स बिल्कुल वही होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल 3 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद। QSO का आर्टिकल 3 किस चीज़ को डील करता है। तो इसका जवाब है क्वालिफ़िकेशन ऑफ विटनेसेस, के जो गवाहान हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि कौन शख्स गवाह बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। इसे QSO का आर्टिकल 3 डील करता है। ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई who can understand the questions put to them and can give rational answers to those questions। कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, तमाम अफराद वो गवाही देने के काबिल होते हैं। कौन से? वो कि जिनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए
तो वो उस सवाल का एक रेशनल आंसर दे सकें, माकूल जवाब दे सकें, उस सवाल को समझ भी सकें और उसका माकूल जवाब दे सकें। तो ऐसे तमाम अफराद कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। इसके बाद है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस बाय वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। कहते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि तमाम लोग कॉम्पिटेंट हैं किस लिहाज से, किसी भी चीज़ की यानी कि ना जिन्हें टेस्टिफाई करने में। लेकिन कहते हैं कि अलबत्ता अगर कोर्ट ये महसूस करती है कि ये लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन उनका कोई रैशनल आंसर नहीं दे सकते, तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। अब उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? उसके रीजंस उन्होंने 3 बयान किए हैं। नंबर 1 है टेंडर ईयर्स, कि कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कभी ना जब कोई बच्चा है, इतना बच्चा है कि वो उसको समझ नहीं आ रही कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है या मैं इसका क्या जवाब दूँ। इसी तरह अगर कोई शख्स एक्सट्रीम ओल्ड एज है कि बहुत ज़्यादा बेचारा ना कोई बुज़ुर्ग हो चुका है, और इसी तरह डिज़ीज़ या कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है और ना तो बीमारी की हालत में इतना सख्त बीमार है कि वो उसको कोई समझ नहीं लग रही, तो फिर ऐसे शख्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होंगे। ये 3। इसके बाद है अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसे अदालत ने सज़ा दी है, अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता है, किस जुर्म में? उसका जुर्म यह है कि उसने अदालत के सामने या तो झूठी गवाही दी थी या उसने अदालत को कोई गुमराह किया था, उसके साथ कोई फ्रॉड किया था किसी लिहाज से ना, तो ना यानी कि ना मिसगाइड किया था अदालत को, तो फिर ऐसे शख्स जो है वो गवाही नहीं दे सकता, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। अलबत्ता इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम नेक्स्ट 2-3 MCQs के बाद उसको फिर डिस्कस करते हैं। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ QS ऑफ द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशंस prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available। इसके अंदर 2 बातें बयान की गई हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो अदालत है, अदालत ने जो विटनेसेस होंगे उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको उन्होंने डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंग टू दी इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लामी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक। अब इस्लामी तालीमात कौन सी हैं? इस्लामी तालीमात वही हैं जो कि कुरान और सुन्नत के अंदर लिखी हुई हैं, नंबर 1। फिर दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि अगर इस तरह के हमें ना विटनेसेस अवेलेबल ना हो, यानी कि जो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं, जो उसकी हिदायत हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर पूरे उतरते हों, तो फिर जैसे भी हमें विटनेसेस अवेलेबल होंगे हम अदालत उनसे एविडेंस ले लेगी। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ QS वी आर अ विटनेस in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available। ये भी प्रीवियस ना MCQs की तरह है, और ये प्रीवियस MCQs का सेकंड पार्ट है कि जो भी एविडेंस, जो भी विटनेस अवेलेबल होगा हम उसी से फिर एविडेंस ले लेगी अदालत। नेक्स्ट है अ ल्यूनेटिक इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them। कि एक जो फातरुल अक्ल शख्स है, पागल शख्स है, जिसको यानी कि ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, जिसको यानी कि ना किसी चीज़ों को यानी कि ना आपस में वो ना तमीज़ नहीं कर सकता कि ये चीज़ क्या है और ये क्या है, उसके यानी कि अकल से बेचारा थोड़ा सा ना समझ है। ना समझ मीन्स कि यानी कि इतना ना समझ है कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो कहते हैं कि ऐसा शख्स क्या है, इनकॉम्पिटेंट नहीं है। हाँ, अनलेस, अलबत्ता अगर यानी कि उसकी जो ना ल्यूनेसी इतनी ज़्यादा है कि वो ना क्वेश्चंस को ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और उनका रैशनल आंसर नहीं दे सकता, तो फिर वो शख्स इनकॉम्पिटेंट होगा।
Under Article 3 of the Qanun Shahad Order, a person who has been convicted by court for perjury or giving false evidence is not a competent witness unless the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways. ये हमने एक जो उसूल बयान किया था कि भाई जो अदालत से सज़ा याफ्ता होगा परजुरी या फॉल्स एविडेंस में तो वो इनकॉम्पिटेंट होगा, मगर इसका ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर वो शख्स सज़ा याफ्ता होने के बाद अगर उसे पशेमानी हो जाती है, शर्मिंदगी होती है और वो माफ़ी मांग लेता है और अपने आप को ठीक कर लेता है, तो फिर उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड एंड गिव रैशनल आंसर। एक छोटा बच्चा है या बुज़ुर्ग है, अगर वो शख्स क्वेश्चंस को जो उससे पूछे गए हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर सकता है और उनका माकूल जवाब दे सकता है, तो ऐसा शख्स कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई होगा, ऐसा बच्चा कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई होगा। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 4 ऑफ QSO, नो जज और मजिस्ट्रेट shall accept upon special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any questions as to let down as to his own conduct in court as judge or magistrate or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate। इसमें कहा गया है कि QSO के आर्टिकल 4 में कि कोई भी मजिस्ट्रेट या जज है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उसे यानी कि ना अदालत के अंदर एज ए जज उसका कंडक्ट क्या था, उसे नहीं पूछा जाएगा हाँ बताओ भी तुम्हारा कंडक्ट क्या था। कंडक्ट को अपने को ना भाई ना तुम ना वो करो, इसको एक्सप्लेन करो तुमने ये कंडक्ट क्यों अपनाया, और ना इसी तरह ये कि तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज कहाँ से हासिल हुआ, तुम्हें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल हुई थी एज ए जज या मजिस्ट्रेट, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करो। अलबत्ता वो कोर्ट जो कि इससे सुपीरियर है, यानी कि जो जज मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट का सबॉर्डिनेट है, तो वो सुपीरियर कोर्ट इससे पूछ सकती है, अदरवाइज़ उस सुपीरियर कोर्ट्स के अलावा कोई शख्स आम शख्स या कोई ना थर्ड पार्टी जज से नहीं पूछ सकती। इसके बाद है, ए इज़ एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी अ मजिस्ट्रेट। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट। ये भी उसी की तरह है ना प्रीवियस MCQs की तरह कि अगर किसी कोई शख्स जो है ना उस पर यानी कि ये है कि भाई ना जी उस पर ये इल्ज़ाम है, ये उस पर एक्यूजेशन है कि उसने गलत गवाही दी है, फॉल्स एविडेंस दी थी एक मजिस्ट्रेट के सामने, तो अब उस मजिस्ट्रेट को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई तुम बताओ भाई इसने न तुम्हारे सामने क्या कहा, किस तरह कहा, ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी, उसको नहीं बुलाया जाएगा। अलबत्ता उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है वो उसे चाहे तो वो उसमें रिटर्न में से ले सकती है, जो इन्फॉर्मेशन ले सकती है। अंडर आर्टिकल 5 ऑफ QSO 1984, नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। ये यहाँ पर हमारा चूँकि एक रिलेशन होता है मैरिज की वजह से, एक होता है ब्लड रिलेशन होता है, तो इस मैरिज वाले रिलेशन को ना बचाने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल डाला गया था, इंसर्ट किया गया था कि जो स्पाउसेस हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके दरमियान आपस में आपको मालूम है कि बहुत सारी कम्युनिकेशंस होती हैं, वो आपस में ना दिल के हाल अहवाल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपना गम, अपना दुख, अपनी खुशी उसके साथ बांटते हैं। तो कहते हैं कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को कोई भी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर उसने आपस में शेयर की है, तो अदालत उनमें से किसी को भी कंपेल नहीं कर सकती कि तुम बताओ भाई हाँ भाई तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे इस मैटर के मुतालिक क्या कहा था, या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। तो कहते हैं उन्हें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देने पर कंपेल नहीं किया जाएगा या इन्फॉर्मेशन देने पर कंपेल नहीं किया जाएगा।
Under Article 6 of QSO 1984, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. कहते हैं कि अगर ना कोई पब्लिक मैटर है, कोई स्टेट ना अफेयर्स हैं और उनसे मुतालिक कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो कि अनपब्लिश्ड है, ऑफिशियल गज़ट में उसको पब्लिश नहीं किया गया, तो उस रिकॉर्ड से मुतालिक किसी शख्स को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो उससे मुतालिक किसी किस्म की कोई एविडेंस दे। अलबत्ता उस डिपार्टमेंट का जो हेड है अगर वो परमिशन दे देता है तो फिर गवाही दी जा सकती है। Under Article 7 of QSO 1984, no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interests would suffer by the disclosure. कहते हैं कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर है और उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशंस कुछ उसके पास हैं तो उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज़ करे, जबकि उसे ये मालूम हो कि अगर मैं इन इंफॉर्मेशंस को अगर डिस्क्लोज़ करूँगा तो उसकी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसे लॉस होगा। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 8 ऑफ QSO 1984, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offense. QSO के आर्टिकल 8 के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो हमें ये बताए कि किसी भी जुर्म के कमीशन के बारे में, किसी भी जुर्म के होने के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल हुई थी। According to Article 8 of QSO 1984, no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offence against the public revenue. इसी तरह जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसे भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है इस ऑफेंस की कमिट होने के बारे में उसे इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल हुई है। According to Article 9 of QSO 1984, no advocate shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course or for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client. ज़ाहिर है कि एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। क्लाइंट जो है वो अपने एडवोकेट को बताता है, एडवोकेट अपने क्लाइंट को कुछ ना एडवाइस वगैरह करता है। तो कहते हैं कि अब क्लाइंट ने जो कुछ भी अपने एडवोकेट को बताया है तो एडवोकेट के पास वो सारे के सारे क्या हैं, राज हैं। अब एडवोकेट को ये परमिशन नहीं है कि वो अपने उस क्लाइंट के उन राजों को ज़ाहिर करे किसी भी शख्स के सामने। अलबत्ता अगर उसका क्लाइंट उसे अगर एक्सप्रेस कंसेंट दे देता है, एक्सप्रेस यानी कि वाज़े तौर पर अपनी ना वो कंसेंट दे देता है कि बिल्कुल जी आप बता सकते हैं, तो फिर उसको परमिशन होगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ QSO 1984, एन accomplice shall be a competent witness against an accused person. accomplice कहते हैं कि शरीक जुर्म, जो शख्स यानी कि को एक्यूज होता है, जो कि यानी कि जुर्म के अंदर कोई शरीक होता है, तो उस शख्स की गवाही दूसरे एक्यूज पर्सन के ख़िलाफ़ ये भी क्या है, बिल्कुल वैलिड होगी और वो कॉम्पिटेंट है उसके ख़िलाफ़ गवाही देने का। According to Article 16 of QSO 1984, an accomplice shall be a competent witness against an accused person except in the case of an offence punishable with had. अलबत्ता accomplice की जो गवाही है वो ऐसे एक्यूज पर्सन के ख़िलाफ़ जिस पर जो ना हुदूद की पनिशमेंट नाफिज होनी हो, तो इन यानी कि हुदूद मैटर्स के अंदर accomplice की जो गवाही है वो काबिल कबूल नहीं होगी। According to Article 17 of QSO 1984, the competence
of a person to testify, and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। QSO का आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी भी शख्स का ना जी जो कॉम्पिटेंसी है ना एज ना जी एज अ विटनेस, और इसी तरह किसी भी मैटर में जो विटनेसेस हैं उनकी जो तादाद है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी। कहते हैं कि ये इन सब चीज़ों को हम डिटरमाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, वो तालीमात जो कि कुरान और सुन्नत दोनों के अंदर मज़कूर हैं। लास्ट MCQs है हमारा एज पर आर्टिकल 17 ऑफ QSO 1984 इन मैटर्स pertaining to financial or future obligations if reduced to writing the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women। कहते हैं कि आर्टिकल 17 ये कहता है QSO का कि अगर कोई भी माली मामला है या कोई ऐसा मैटर है कि जो कि फ्यूचर ऑब्लिगेशंस यानी कि मुस्तकबिल में किसी ज़िम्मेदारी से मुताल्लिक है, तो फिर और उनको अगर ना उसको ना तहरीर भी कर लिया गया है, तो ऐसे मामले में जो विटनेसेस होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, उसे अटेस्ट कराया जाएगा कितने गवाहों से, या तो 2 मर्द होने चाहिए या फिर ये है कि 1 मर्द और 2 ख़वातीन होने चाहिए, 2 फीमेल होनी चाहिए। नंबर 1 2 मेल या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल, ये गवाहों की तादाद होगी। किन मामलात में? जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे और फ्यूचर ऑब्लिगेशन से मुताल्लिक़ होंगे। तो ये आज की हमारी कानून शहाद आर्डर 1984 के MCQ से मुताल्लिक़ सेकंड हमारी वीडियो थी। और अब ना थर्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा जो दोस्त अहबाब लैट और लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।